Hey everyone, this is Shahbaz. I welcome you all to Grasp NCERT. So in this video we are going to learn the fourth chapter of 12th history, thinkers, beliefs and buildings, cultural developments in the period 600 BC to 600 Common Era. So without wasting any time, let's get started. तो इस चैप्टर में हमें इस टाइम पीरियड के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो जब हम किसी भी एरिया के कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलीजन और आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों अकाउंट में लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स दो कल्चरल ट्रेडिशंस प्रोमिनेंटली डेवलप करेंगे। फर्स्ट इज जैनिज्म एंड सेकंड वन इज बुद्धिज्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में होगा। नाउ इस टाइम के हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम वेरियस सोर्सेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अदर देन दैट सम मटेरियल रिमेन्स विच इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इन सब के अलावा वी टेक हेल्प ऑफ स्तूपा एट सांची। नाउ स्तूपा इज द काइंड ऑफ बुद्धिस्ट श्राइन। So first topic is a glimpse of Sanchi. Now Sanchi is in Madhya Pradesh. Okay. Now this story starts from Sanchi, जहाँ पे मशहूर ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची पाया जाता है। तो होता यूँ है कि 19th सेंचुरी यूरोपियंस, जिनमें इंग्लिशमैन और फ्रेंच दोनों शामिल होते हैं, ये दोनों चाहते थे कि इस स्तूपा का जो ईस्टर्न गेटवे है, गेटवेज को हम गोपुरम भी कहते हैं, तो ये यूरोपियंस अपने म्यूजियम्स की शान बढ़ाने के लिए इस गेटवे को उठा के यूरोप ले जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें शाहजहां बेगम की परमिशन चाहिए थी। शाहजहां बेगम उस टाइम भोपाल की बेगम होती थी, नवाब ऑफ भोपाल। लेकिन फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो वहाँ पे प्लास्टर कास्ट कॉपीज को इंस्टॉल करेंगे और जो ओरिजिनल गेटवे है वो वहीं रहेगा भोपाल में। ओके। तो रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो उनकी सक्सेसर हैं, दोनों का बहुत ही अहम रोल है इस एंशियंट साइट यानी स्तूपा ऑफ सांची के प्रिजर्वेशन में। ओके। अदर देन दैट जॉन मार्शल ने जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स लिखी हैं सांची स्तूपा पे, वो उन्होंने डेडिकेट की हैं सुल्तान जहां बेगम को। बिकॉज जिस म्यूजियम में बैठ के जॉन मार्शल ने ये सब वॉल्यूम्स लिखी, उस म्यूजियम को फंड किया था हमारी सुल्तान जहां बेगम ने। अदर देन दैट शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स जो उन्होंने लिखी थी। तो इन सब कारणों की वजह से हमारा सांची का स्तूपा आज भी प्रोटेक्टेड है। अदर देन दैट कुछ किस्मतें सांची के स्तूपे की भी अच्छी थी, जैसे वो आईज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स से बच गया, बिल्डर्स की आंखों से बच गया, नहीं तो वो वहीं की ईंटें चुरा के अपने काम में लगा लेते। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट सांची स्तूपा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स इन इंडिया। ओके। सांची के स्तूपा की डिस्कवरी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अर्ली बुद्धिज्म को समझने में। ओके। इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, तो आप ये पॉइंट उसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ वेरियस क्वेश्चंस लाइक कि इस स्तूपा की इतनी ज़्यादा क्यों सिग्निफिकेंस है, ओके, इसको बनाया क्यों गया और ये क्या कॉनोट करता है, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे चल के चैप्टर में मिल जाएगा। नाउ सेकंड टॉपिक इज द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। सो द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE। मिलेनियम मीन्स पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मिड हियर मीन्स अराउंड 500। तो around 500 BCE is often regarded as a turning point in world history. Not in world history, Indian history में भी एक turning point है major. Because it saw the emergence of major important thinkers. For example, Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, etc. Okay. उसके अलावा हिंदुस्तान में महावीरा और गौतम बुद्धा, लेट मी टेल यू, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का बर्थ 6th सेंचुरी BCE में हुआ था। And most of these thinkers tried to solve the mysteries of existence and tried to find the eternal truth. What is eternal truth? सच्चाई की खोज में ये सब लोग जुटे हुए थे। Now हम ये जानते हैं कि इसी टाइम पीरियड में अराउंड 600 BCE टाइम पीरियड में मेजर स्टेट्स डेवलप हुई थी, जैसे हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लाइफ कंसिस्टेंटली चेंज हो रही थी। दैट्स वाई दीज थिंकर्स गॉट सो मच अटेंशन बाय द पीपल। सो अंडर बैकग्राउंड फर्स्ट सब टॉपिक इज द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। तो एमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म से पहले भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेरियस रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक कल्चर विच इज डेटेड फ्रॉम 1500 BCE टू 1000 BCE, जहाँ पे ऋग्वेदा की कंपोजिशन हुई। और ऋग्वेदा से हमें पता चलता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में वेरियस डीटीज की प्रेज पूजा की जाती थी, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम। लेट मी टेल यू, अग्नि वॉज गॉड ऑफ फायर, इंद्रा वॉज गॉड ऑफ वॉर। इंद्रा को पुरंदर भी कहा जाता था, यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किला तोड़ने वाला। एंड सोमा वाज गॉड ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा कुछ और गॉड भी थे जो अर्ली वैदिक टाइम में एग्जिस्ट करते थे। अच्छा, ये जो हाइम्स या स्पेसिफिक फ्रेजेस अवेलेबल थे ऋग्वेदा में, ये चांट किए जाते थे जब सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना होता था।
और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जो लोग होते थे वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर मटेरियल नीड्स, ओके, मटेरियल गेन्स के लिए, जहाँ पे वो दुआ करते थे हमारे पास कैटल हो, बच्चे हों, अच्छी हेल्थ हो, लॉन्ग लाइफ हो, ओके। नाउ अर्ली वैदिक टाइम में सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, ओके। लेकिन जैसे लेटर वैदिक फेज आता गया, लेटर वैदिक फेज मीन्स 1000 BC टू 500 BCE का टाइम पीरियड, तो लेटर वैदिक फेज में हेड ऑफ द हाउस होल्ड सेपरेटली अपनी डोमेस्टिक यूनिट के वेल बीइंग के लिए सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया करते थे, ओके। नाउ लेटर वैदिक फेज में जो सेक्रीफाइसेस थे वो ज़्यादा इलेबोरेट होते जा रहे थे, उनमें और ज़्यादा रिचुअल्स जोड़े जा रहे थे, जिनमें फॉर एग्जांपल अश्वमेध यज्ञ, यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, अश्वमेध यानी हॉर्स सेक्रीफाइस। उसके अलावा राजसूय, जिसके मुताबिक किंग के पास सुप्रीम पावर आ जानी चाहिए। उसके अलावा एक और यज्ञ होता था जिसे हम वाजपेयी यज्ञ कहते थे, जो चैरियट रेस के दौरान होता था। तो इन सब रिचुअल्स के लिए ब्राह्मण प्रीस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, क्योंकि यही इनको सही तरीके से कंडक्ट करवाते थे। नाउ दिस वाज द बैकग्राउंड बिफोर 6th century BC, जहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन होगा। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि कैसी सोसाइटी मौजूद थी। सेकेंड सब टॉपिक अंडर द बैकग्राउंड इज न्यू क्वेश्चंस। तो 6th century BCE के बाद से हमें उपनिषद्स में ऐसे आइडियाज़ देखने को मिलते हैं जो ये शो करते हैं कि उस टाइम के लोग वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, और क्या ह्यूमन रीबर्थ होता है या नहीं, और जब होता है तो क्या वो पास्ट के एक्शंस की वजह से होता है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस मेड पीपल टू नो द रियलिटी, टू सर्च फॉर रियलिटी एंड क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। तो आस्ता आस्ता लोगों ने सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सब टॉपिक अंडर बैकग्राउंड इज डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें यह पता चलता है कि प्रोपोज्ड टाइम पीरियड में मोर देन या अराउंड 64 सेक्ट्स होते थे, 64 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते थे, या फिर डिफरेंट मेंटालिटीज़ और कस्टम्स वाले समूह एग्जिस्ट करते थे। नाउ जो अलग अलग ग्रुप्स के टीचर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, एक दूसरे के साथ डिबेट्स करते थे, ठीक है, ताकि वो अपनी फिलोसफी या फिर अपनी नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड और अपनी अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों को मनवा सकें। ये डिबेट्स मेनली कुताग्रशाला में होती थी, जिसका लिटरल मीनिंग है अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, या फिर ग्रोव्स में होती थी जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस ट्रैवलर्स रुकते थे। नाउ इन डिबेट्स की एक खास बात यह थी कि अगर कोई एक फिलोसोफर किसी और फिलोसोफर को अपनी बात कन्विंस करने में कामयाब हो जाए तो उस फिलोसोफर जो हार चुका है उसके भी सारे के सारे फॉलोवर्स फर्स्ट फिलोसोफर के भी फॉलोवर्स बन जाएंगे। इन रिलीजियस प्रीचर्स में महावीर द जैनिज्म के फाउंडर, उसके अलावा बुद्धिज्म के फाउंडर, इन सब का भी एक प्रोमिनेंट रोल था। उसके अलावा ये सब टीचर्स उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। अदर देन दैट दे आल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, यानी ह्यूमन बीइंग का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू की गई थी, विच मेंट दैट ह्यूमंस इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन कुड अटेन लिबरेशन, ठीक है, जहाँ पे लिबरेशन अटेन करने के लिए कोई भी मतभेद, जाति भेद, धर्म भेद एट्सेट्रा कोई भी चीज़ रास्ता नहीं रोकेगी, यानी हर एक पर्सन को अपनी लिबरेशन के लिए इंडिविजुअली काम करना होगा। नाउ ये बातें बिल्कुल अपोजिट थी ब्राह्मणिकल पोजीशन के लिए, ठीक है, ब्राह्मण रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ बातें हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपनी जाति अपने बर्थ के साथ लेकर के आता है, ओके। सो ऑन द होल महावीरा और बुद्धा दोनों वर द फर्स्ट प्रोमिनेंट पर्सन्स टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी, और उसके अलावा कास्ट सिस्टम, ओके। दिस इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक। वी ऑल नो कि बुद्धा, महावीरा और उस टाइम के जो अलग अलग सेक्ट्स के प्रीचर्स और टीचर्स थे वो सब ओरली पढ़ाते थे, ओके। उनकी नॉलेज ओरली ट्रांसमिट होती थी थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट्स, ओके। उन डिस्कशंस में मैन, वुमेन और बच्चे भी आते थे। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट हियर टू नोट दैट कि बुद्धा की कोई भी स्पीच बुद्धा के लाइफ टाइम में नहीं लिखी गई, यानी उनकी डेथ के बाद ही उनकी स्पीचेस को कंपाइल किया गया है। तो बुद्धा की डेथ के बाद अराउंड 5th-4th century BCE जो एल्डर डिसाइपल्स थे, यानी सीनियर डिसाइपल्स थे, वो वैशाली में, प्रेजेंट डे बिहार वैशाली में जमा हुए और बुद्धिस्ट टीचिंग्स की कंपाइलेशंस की। और इन कंपाइलेशंस को ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है त्रिपिटिका, कुछ जगह इसको त्रिपिटिका भी कहा जाता है, यानी 3 baskets, 3 मीन्स 3, पिटक मीन्स बास्केट, ओके। 3 baskets टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट कंपाइल किए गए। नोट हियर आल्सो कि यहाँ पे फर्स्टली इनको ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, बाद में जाके इनको लिखा गया, ओके। तो 3 पिटक में फर्स्ट इज विनय पिटक, सेकंड वन इज सुत्त पिटक एंड थर्ड वन इज अभिधम्म पिटक। सो विनय पिटक
डील्स विद मोनेस्टिक ऑर्डर यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज पीपल हु जॉइन द संघा। संघा बुद्धिस्ट रिलीजियस ट्रेनिंग सेंटर को कह सकते हैं, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे और बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन्स को प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, तो विनय पिटक में मोनेस्ट्री के रूल्स पाए जाएंगे। उसके अलावा जो सुत्त पिटक है, याद रखिएगा, सुत्त पिटक में बुद्धा की टीचिंग्स मिलेंगी, आपको बुद्धा की टीचिंग्स मिलेंगी सुत्त पिटक में। उसके अलावा अभिधम्म पिटक डेल्ट विद फिलोसॉफिकल मैटर्स, तो ये तीनों याद रखिएगा। फिलोसॉफी हियर कैन मीन द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। तो ये सब मेन टेक्स्ट थे। उसके अलावा लेटर बाद में कमेंट्रीज लिखी जाने लगी बाय मेजर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इन्हीं सब कंपाइलेशंस के ऊपर। तो बुद्धिस्ट रिलीजियस लिटरेचर अलग अलग कंट्रीज में थ्रू वेरियस रिलीजियस ट्रैवलर्स फैलना शुरू हुआ, मेजरली ईस्ट एशिया में और श्रीलंका वगैरह में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अर्लियर फेज में जो बुद्धिज्म था वो पाली लैंग्वेज का यूज किया करता था, यानी द लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स। लेटर फेज में आते आते उन्होंने संस्कृत अडॉप्ट कर ली थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स वर आल्सो प्रिजर्व्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अवेलेबल हैं। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट बॉक्स गिवन इन द एनसीईआरटी, fatalists and materialists. Now fatalists are also known as ajivikas. Okay, याद रखिएगा, fatalists are also known as ajivikas, जो ये मानते हैं कि हर चीज प्री डिटर्मिन्ड है, यानी पहले से सब कुछ डिसाइड किया जा चुका है कि इस वर्ल्ड में क्या होगा, यानी सब कुछ किस्मत पे है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू देम सेकंड ट्रेडिशन इज नोन एज लोकायात्स। ओके, लोकायात्स आल्सो नोन एज मटेरियलिस्ट्स, जो किस्मत वगैरह पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। वही सिर्फ ये मानते हैं कि जो चीज़ हम अपने सेंसेस के द्वारा महसूस कर सकते हैं सिर्फ वही रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। नाउ थर्ड टॉपिक इज बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीर। नाउ ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर वाज वर्धमन। You may be knowing that Mahavir was not the starter of the Jainism. Okay, the basic philosophy of the Jainas was already in existence in North India. Okay, before Mahavir. और वो बेसिक फिलोसफी लाने का काम 23 टीचर्स ने किया था, जिनको हम तीर्थंकराज कहते हैं। ओके, 24th तीर्थंकरा थे हमारे महावीर। सो तीर्थंकरा आर बेसिकली जैन टीचर्स, और लिटरल मीनिंग ऑफ तीर्थंकरा इज दैट वो जो ह्यूमन बींग्स को रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस के पार पहुंचा दे। Now coming to the main teachings of Jainism. According to Jainism, entire world is animated, means that entire world has life. Even stones, rocks and water have life. जिन्हें हम non living beings कहते हैं, उनकी भी life होगी। इसीलिए non injury to living beings was an essential feature of Jainism. जितने भी ये blue marked points हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स को हम प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस वाज सेंट्रल टू जैनिज्म। ओके, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, थ्रू योर एक्शंस। ओके, अदर देन दैट एसेटिसिज्म और पिनेंस, परहेजगारी यानी अपने आप को फिजिकली और मेंटली कंट्रोल करना। उसके अलावा पिनेंस, पश्चाताप, किसी गलत काम के लिए आपको अफसोस होना चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। मतलब अगर आपको सैल्वेशन अटेन करनी है तो आपको साइकिल ऑफ कर्मा से बचना होगा, और उसके लिए आपको एसेटिसिज्म और पिनेंस रिक्वायर्ड होंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सैल्वेशन को या लिबरेशन को जैनिज्म में कहते थे कैवल्या। ओके, तो कैवल्या या फिर लिबरेशन अटेन करने के लिए हमें वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा फिजिकली और मेंटली। इसीलिए मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब हम सैल्वेशन अटेन करने की बात करते हैं। अदर देन दैट, जो जैन मॉन्क्स और नन्स होती थी जो मोनेस्ट्री में रहते थे, उनको 5 कस्में खानी पड़ती थी वहां पे आने से पहले। फर्स्ट वन इज टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को मारना नहीं, यानी प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा पे कायम रहना है। अदर देन दैट, स्टीलिंग एंड लाइंग से बचना है। ओके, उसके अलावा टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी फिजिकल प्लेजर से दूर रहना है। एंड लास्ट वन इज के बचना है फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, यानी आपके पास कोई भी किसी किस्म की जायदाद नहीं होनी चाहिए। You can look here, this is the image of a Tirthankara, the Jaina teacher. Now subtopic under Jainism is the spread of Jainism. You may be knowing कि महावीर का जन्म वैशाली यानी बिहार में हुआ था। ओके, फिर 30 साल की उम्र में वर्धमन ने घर बार छोड़ के एक एसेटिक की लाइफ जीना शुरू कर दी, और 12 ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स एट द एज ऑफ 42 ही अटेंड कैवल्य, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं जैनिज्म में। उसके बाद इन्होंने टीचिंग करना शुरू की अपने डिसाइपल्स और डिवोटीज को। ओके, और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट तीर्थंकरा का नाम था ऋषभ देव। ओके, और 23rd तीर्थंकरा थे परशावनाथ, और 24th महावीर। ग्रेजुअली महावीर की टीचिंग्स इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैलना शुरू हो गई। उसके अलावा जो जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में
लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू किया। मेन लैंग्वेज जिसमें जैनिज्म अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करता था वाज प्राकृत, लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स। ओके, बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज यूज करता था शुरुआत में और जैनिज्म प्राकृत। अदर देन दैट संस्कृत एंड तमिल वर आल्सो इन यूज इन द जैन लिटरेचर्स। और किसी भी जैन एट्रीब्यूटेड या एसोसिएटेड टेम्पल से आपको सदियों पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएंगी। अदर देन दैट, क्योंकि जैनिज्म बिफोर महावीरा एग्जिस्ट करता था, इट मीन्स दैट जो पुराने तीर्थंकराज थे फर्स्ट से लेकर 23rd या 24 जो भी है, तो उन सब तीर्थंकराज के भी स्टोन स्कल्पचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस में। ओके, उनके डिवोटीज द्वारा बनाए गए। तो रीजनल फॉर्म में जैनिज्म पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन उन्हें एक फॉर्मल शेप देने वाले वर्धमान महावीर थे। तो इसीलिए रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज वर्धमान महावीर। नाउ फोर्थ टॉपिक इज द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। Now you must note that महावीरा एंड बुद्धा बोथ वर कंटेम्प्रेरी ऑफ वन एनदर। ओके, दोनों एक दूसरे के सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एंड बुद्धास ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्था और उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था नियर नेपाल, और वो शाक्य क्लैन के चीफ के बेटे थे। अगेन 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया, एसेटिक लाइफ जीनी शुरू की, और एट द एज ऑफ 35 अंडर द बोधि ट्री इनको लिबरेशन अटेन हुई एट बोध गया इन बिहार अंडर द पीपल ट्री आल्सो नोन एज बोधि ट्री। फिर इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन बनारस में दिया, एंड देन देखते देखते बुद्धिज्म पूरे इंडिया में फैलता चला गया। नाउ एज वी ऑल नो, बुद्धा वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ दैट हिज टाइम। ओके, ओवर द सेंचुरीज जो बुद्धा का मैसेज है वो अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट फैलता गया और उसके बियॉन्ड भी फैलता गया। तो ये रीजनल स्प्रेड आप याद रखिएगा, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से चाइना तक, कोरिया से जापान एंड थ्रू श्रीलंका तक भी फैला। अदर देन दैट थाईलैंड और इंडोनेशिया तक मैसेज ऑफ बुद्धा पहुंच गया। तो बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हमें पता चलता है बाय ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स मेंशन्ड अर्लियर, यानी त्रिपिटका की बात हो रही है। ओके, अदर देन दैट हेजियोग्राफीज से भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। नाउ हेजियोग्राफीज होती हैं बायोग्राफीज ऑफ अ सेंट और अ रिलीजियस टीचर, जो जनरली उन द्वारा नहीं लिखी जाती लेकिन उनके डिसाइपल्स या फॉलोअर्स द्वारा लिखी जाती है। नाउ अगेन हेजियोग्राफीज में सेंट्स की अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो मतलब ये लिटरली हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये उस टाइम पीरियड के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस और उस सेंट की आइडियोलॉजी के बारे में हमें सही तरीके से बता सकती हैं। नाउ क्योंकि बुद्धा साक्य क्लैन के चीफ के बेटे थे, तो उनका बचपन बहुत ही आरामदायक एक पैलेस के अंदर गुजरा, जहाँ पे वो दुनिया की हार्श रियलिटी से बिल्कुल इंसुलेटेड रहते थे। लेकिन एक दिन बुद्धा ने अपने चैरियोटर या अपने ड्राइवर को मनवा लिया कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। तो उनकी जो पहली जर्नी थी आउटसाइड देयर पैलेस वाज वेरी ट्रॉमेटिक। ओके, उन्होंने अपनी जर्नी में फर्स्ट टाइम एक ओल्ड मैन को देखा, किसी बीमार इंसान को देखा, डेड बॉडीज देखी। तो उस टाइम उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये तो ह्यूमन बॉडी की डिटोरिएटेड कंडीशंस हैं। फिर उनके चैरियोटर ने उन्हें बताया कि सबको ओल्ड एज आनी है, सब लोग बीमार भी होते हैं और लास्ट में सब लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये सब सुन के सिद्धार्थ को एकदम से शॉक सा लग गया। तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नाउ आई विल फाइंड द एटर्नल ट्रूथ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और जल्दी ही उन्होंने फिर अपना पैलेस छोड़ दिया और सर्च फॉर ट्रूथ में निकल गए। नाउ बुद्धा ने या सिद्धार्था ने ट्रूथ की सर्च में अलग अलग मेथड्स अपनाए। जैसे फर्स्ट मेथड वो था जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देनी शुरू की। ओके, वो ऐसी सिचुएशंस तक पहुंच गए थे जहाँ पे उनकी डेथ भी हो सकती थी। उसके अलावा जब इन सब चीज़ों से काम नहीं बना तो उन्होंने इन एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ते हुए कुछ दिनों तक मेडिटेशन की और फाइनली उनको एनलाइटनमेंट हो गई अंडर द पीपल ट्री ऑफ बोध गया। और इस एनलाइटनमेंट के बाद उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। और बुद्धा का मीनिंग होता है एनलाइटेंड वन। ओके, वन हु हैज गॉट एनलाइटनमेंट। एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने धम्मा की प्रीचिंग शुरू की। ओके, एंड व्हाट इज धम्मा? धम्मा इज द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बुद्धा की टीचिंग्स हमें मिलती हैं सुत्त पिटक में। हालांकि कुछ एंशिएंट स्टोरीज से हमें यह पता लगता है कि बुद्धा के पास मिराक्यूलस पावर थी, कुछ अनोखी शक्तियां, जादुई शक्तियां थी, लेकिन ये सब सिर्फ स्टोरीज हैं। कुछ अदर ट्रेडिशंस सजेस्ट करते हैं कि बुद्धा ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन। लोगों को वो अपनी रैशनैलिटी के थ्रू सही रीजन देते हुए मनवा लेते थे अपनी बात, रेदर देन डिस्प्लेइंग द सुपरनेचुरल पावर। जैसा कि हम एक कहानी सुन चुके हैं कि एक गरीब औरत बुद्धा के पास आई थी जब उसका बेटा मर चुका था,
तो बुद्धा को वो कहने लगी कि कुछ भी करो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो बुद्धा ने कोई वहाँ पे मिराक्युलस पावर्स नहीं दिखाई थी। बुद्धा ने बस उनको कोई एक ऐसी चीज़ लाने के लिए बोला था और उनको बोला था कि वो चीज़ उस घर से लाना जहाँ पे आज तक कोई डेथ ना हुई हो। तो ये सब सुनने के बाद वो औरत जब हर घर में जाके वो चीज़ तलाश करने लगी, लेकिन जब उसको पता चला कि हर घर में ऐसा कोई ना कोई है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं, तो धीरे धीरे उसको भी सब्र आ गया। तो दैट मीन्स बुद्धा यूज्ड हिज knowledge, his mind to convince people about the realities of the world. Now coming to the main teachings of Buddhism. According to the Buddhist philosophy, the world is transient and constantly changing. Transient means which do not last for long time. And इसको बुद्धिज्म में अनिका कहा जाता है. Transient. World is transient means world is anika. Okay. It is also soulless. Anatta. देखिए क्वेश्चन में कम ऑन द कंपैरिजन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टीचिंग्स फिलोसफीज, तो आपको तैयार रहना है। जैनिज्म में कहा था कि इवन द स्टोन हैज लाइफ, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है एवरीथिंग इज साउललेस, यानी द होल वर्ल्ड इज साउललेस एंड देयर इज नथिंग परमानेंट इन इट। ओके, अदर देन दैट बुद्धिज्म कहता है कि विद इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड दुख, सॉरो, दुख इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस को इंट्रिंसिक है, यानी अगर ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तो उसे दुख होगा ही होगा। कब तक? तब तक होगा जब तक वो एक पाथ ऑफ मॉडरेशन फॉलो करके सैल्वेशन अटेन नहीं कर लेता, एनलाइटनमेंट अटेन नहीं कर लेता। सो बुद्धिस्ट टीचिंग्स की एक इंपॉर्टेंट लाइन है दैट सॉरो, दुख इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और पाथ ऑफ मॉडरेशन, यानी मॉडरेशन किन किन के बीच? बिटवीन सिवियर पिनेंस, यानी घोर प्रतिज्ञा और पश्चाताप के ऑन द वन साइड, एंड सेल्फ इंडल्जेंस, यानी पूरा मीन हो जाना, यानी अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना, यानी इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए हमें एनलाइटनमेंट अटेन करनी है। तो ह्यूमन का दुख तब रिमूव होगा जब वो एनलाइटनमेंट अटेन कर लेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म है, जो एग्जैक्टली बुद्धा की टीचिंग्स थी, वहां पे वेदर गॉड एग्जिस्टेड और नॉट वाज इररिलेवेंट, यानी वो गॉड की एग्जिस्टेंस पे ध्यान देते ही नहीं थे, उनका मेन ध्यान ही ह्यूमन लिबरेशन पे होता था। नाउ बुद्धा ये मानते थे कि जो सोशल वर्ल्ड है इज द क्रिएशन ऑफ अस ह्यूमंस रेदर देन दैट ऑफ डिवाइन ओरिजिन, यानी भगवान का ये बनाया हुआ सब कुछ नहीं है सोशल ऑर्डर, ये हम इंसानों ने खुद अपनी मर्जी से बनाया है। यानी बेसिकली वो सोशल हिरार्की को ध्यान में रखते हुए ये बातें बोल रहे हैं जो 6th सेंचुरी बीसी में कॉमन था, यानी शूद्राज का एग्जिस्टेंस, अनटचेबिलिटी वगैरह, प्रोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणिकल सुपरियोरिटी। तो ये सब कहते थे ये डिवाइन ओरिजिन नहीं है, ये हम ह्यूमंस का अपना बनाया हुआ है। इसीलिए वो एडवाइस करते हैं किंग्स को और गृहपतिज को, जो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, कि ह्यूमन और एथिकल अप्रोच अपनाएं, यानी नर्म मिजाजी अपनाएं लोगों के साथ, बिकॉज वो इंडिविजुअल एफर्ट ही है, यानी हर इंसान का अपना किया हुआ कर्म ही है जो सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दिस मीन्स दैट बुद्धिज्म या बुद्धा एम्फेसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी, यानी हर इंसान की इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जागरूक करवाना बुद्धा का मेन काम था। तो बुद्धा एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअल एजेंसी पे और राइटियस एक्शन पे, जिससे कि ह्यूमन बींग्स साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से एस्केप अटेन कर सकते हैं, यानी साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ को छोड़ के सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू निब्बाना अटेन कर सकते हैं, जिसे हम निर्वाणा भी कहते हैं। निर्वाणा बेसिकली मीन्स एनलाइटनमेंट। ओके, अलग अलग नाम है एनलाइटनमेंट के अलग अलग रिलीजन्स में, जैसे जैनिज्म में उसे कैवल्य कहा जाता है और बुद्धिज्म में निर्वाणा या निब्बाणा कुछ भी कहते हैं। एंड निब्बाना लिटरली मीन्स एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो, यानी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, यानी आपकी मैं, आपकी अना को खत्म कर दिया जाए और आपकी डिजायर्स को खत्म कर दिया जाए और आप सफरिंग से दूर हो जाओ। एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, बुद्धा के लास्ट वर्ड्स यही थे कि बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्व्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, यानी अपने आप के लिए ही चिराग बनो और अपने आप की लिबरेशन के लिए खुद ही काम करो। For now, let's end it here. We'll continue with the rest in second part. Till then, keep learning and God bless you all.